अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रीना कुमारी है। मैं एज अ कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम करती हूँ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन कैंपस में। आज हम बात करेंगे लिम्फोमा कैंसर के हवाले से। लिम्फोमा एक टाइप का ब्लड कैंसर है। ये हमारे बॉडी के इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स का कैंसर होता है। देखिए, ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि जिसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है। सेकंड है प्लेटलेट काउंट, जिसके बारे में सब जानते हैं। थर्ड सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट हमारे बॉडी के लिम्फ नोड्स पे रहते हैं। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो हमारे गले में, हमारे आर्मपिट में, ग्रोइन में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, हत्ता के बॉडी के हर जगह मौजूद होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स इन लिम्फ नोड्स के अंदर रहते हैं और ये लिम्फोमा इन लिम्फोसाइट्स का कैंसर है। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। किसी भी वजह से ये लिम्फोसाइट्स की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाए, इनकी डेथ ना हो, तो वो ट्यूमर की सूरत हाल इख्तियार कर लेती है और वो लिम्फोमा बना सकती है। और लिम्फोमा कैंसर 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है ऑल ओवर द कैंसर्स एंड काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। लिम्फोमा के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो लिम्फ नोड का बड़ा होना है और ये मोस्टली जो है जब बड़े होते हैं ये पेनलेस होते हैं, दर्द नहीं करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली नेक में लिम्फ नोड्स होते हैं जो बढ़ रहे होते हैं, या आर्मपिट में या ग्रोइन के एरिया में। इसके अलावा कुछ पेशेंट एब्डोमिनल फुलनेस के साथ आते हैं कि पेट हमारा बराबर लगता है, क्योंकि पेट में हमारे लिवर और स्प्लीन तिल्ली होती है, जिसके बढ़ने की वजह से पेशेंट एब्डोमिनल फुलनेस की कंप्लेन के साथ आ सकते हैं। चेस्ट के अंदर लिम्फ नोड होते हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे पास सांस की तकलीफ़ के साथ इन तकलीफ़ों के साथ आ सकते हैं, या बाज़ औक़ात पेशेंट बी सिम्टम्स के साथ होते हैं। बी सिम्टम में पेशेंट को अनएक्सप्लेन फ़ीवर हो रहा हो, वो फ़ीवर जो कि एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा हो, या नाइट स्वेट्स, रात में पसीने आ रहे हों और इतने पसीने के कपड़े जो है वो गीले हो जाएं। कुछ पेशेंट में इचिंग की सिम्टम्स पे भी होते हैं, कुछ पेशेंट में रैशेस के सिम्टम भी हो सकते हैं। तो ये सब सिम्टम है लिम्फोमा के। लिम्फोमा को ब्रॉडली 2 टाइप्स कहते हैं। एक होते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमास और एक होते हैं हॉजकिन लिम्फोमास। फिर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उनकी जिस सेल से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, जैसे बी सेल से होते तो बी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, टी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, या एनके सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं। या फिर इनको हम इस तरह भी कैटेगराइज करते हैं, कुछ लिम्फोमास इंडोलेंट होते हैं और कुछ जो है वो एग्रेसिव होते हैं। इंडोलेंट वो होते हैं जो कि स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स ग्रो कर रहे होते हैं, कम सिम्टम्स दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर जब वो सिम्टम्स दे रहे हों या कोई कॉम्प्लिकेशन हो तब उनको ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा एग्रेसिव ऐसे लिम्फोमास होते हैं जिनको अर्जेंटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इन कैटेगरीज में 80 डिफरेंट सब टाइप ऑफ दी लिम्फोमास मौजूद है। जब भी किसी पेशेंट में सस्पेक्ट करते हैं लिम्फोमा, तो सबसे पहले उनका एक बेसलाइन सीबीसी के टेस्ट और बेसलाइन लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, एलडीएच, इस किस्म के टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं देखने के लिए कि ब्लड में एनीमिया तो नहीं है, प्लेटलेट की कमी तो नहीं है, एलडीएच के लेवल्स क्या हैं, पेशेंट के रीनल यानी कि गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं, पेशेंट के लिवर यानी कि जिगर कैसे काम कर रहा है, और हेपेटाइटिस बी और सी और एचआईवी के लिए जो है उनको देखा जाता है। डायग्नोसिस लिम्फोमा की होती है एक्सीजनल बायोप्सी से, यानी कि जो लिम्फ नोड बड़ा हुआ होता है उसको कम्प्लीटली निकाल के उसको बायोप्सी किया जाता है, उसको देखा जाता है कि आखिर लिम्फोमा कौन सा है, उसकी कौन सी सब टाइप है, ग्रेड क्या है।
इन डायग्नोसिस के बाद का अमल आता है जिसमें कि पेशेंट की हम स्टेजिंग करवाते हैं। स्टेजिंग के लिए पेट सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी की ज़रूरत होती है। पेट सीटी स्कैन में पेशेंट को एक रेडियो एक्टिव शुगर दी जाती है क्योंकि कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो शुगर अपटेक के साथ वो शाइन करते हैं, तो उससे बहुत बारीक और बहुत ही छोटा कैंसर सेल्स हो, लिम्फोमा का सेल्स हो, वो भी डिटेक्ट किया जाता है। तो स्टेजिंग के लिए पेट सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। नॉन हॉजकिन एंड हॉजकिन लिम्फोमा की ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। दोनों की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी यूज़ होती हैं और नॉन हॉजकिन के साथ जो है वो टारगेटेड ट्रीटमेंट भी जो है वो यूज़ होती है। इसके अलावा जो है इनमें इम्यूनोथेरेपी का भी रोल आता है। कुछ बाज़ औक़ात पेशेंट को ओरल टैबलेट्स भी जो है वो दी जाती हैं और अगर कुछ पेशेंट जिनको फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी पे क्योर ना हो तो सेकेंड लाइन में हम साल्वेज कीमोथेरेपी देते हैं। उसके बाद उनका अपना ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवाया जाता है और अगर उन पे भी डिजीज़ कंट्रोल ना हो या बीमारी वापस लौट के आए तो कार टी सेल थेरेपी भी जो है वो करवाई जा सकती है। कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। इनको हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं इमीडिएट, जो कि कीमो लगने के 30 मिनट तक एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जिसमें कि रिएक्शन का होना या दिल की धड़कन का जो है वो ख़राब होना जिसको हम इरिदीमिया कहते हैं, या बाज़ औक़ात नौज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, जो कि कीमो के लगने के घंटों के बाद से लेके 7 दिन तक होते हैं, जिसमें कि थकन का होना, जिस्म में दर्द का होना, इसके अलावा नौज़िया यानी कि घबराहट होना, मतली महसूस होना या मतली हो जाना, मोशन हो जाना या कब्ज़ की शिकायत होना या मुंह में छाले पड़ जाना, इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म हो, यानी कि 7 दिन के बाद से हों, जिसमें कि वाइट सेल्स का गिर जाना या खून की कमी हो जाना या प्लेटलेट का कम हो जाना। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट में ये भी दिल के ऊपर जो है कोई दिल के पट्टों पे असर तो नहीं हुआ वो देखा जाता है, जिगर के ऊपर कोई असर तो ना हुआ हो वो देखा जाता है, बाज़ औक़ात गुर्दों पे कीमो अफेक्ट करती हैं तो उनको देखा जाता है। और बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट में जो है कुछ कीमोथेरेपी के अफेक्ट होते हैं फर्टिलिटी पे, तो वो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट में जो है इसके आते हैं। देखिए, लिम्फोमा मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, ये हमारे बॉडी के इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स का होता है जो कि लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं, जबकि जो दूसरे ल्यूकीमियाज़ हैं वो होते हैं ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, जो कि बोन मैरो और ब्लड की बीमारी होती है, ये उससे उस तरह से डिफरेंट है। लिम्फोमा की ट्रीटमेंट भी ल्यूकीमिया से टोटली डिफरेंट होती है और लेस इंटेंसिव होती है, ल्यूकीमिया के मुकाबले में बर्दाश्त हो जाती है ईज़िली। जो अच्छी बात है लिम्फोमा की इन ल्यूकीमिया के मुकाबले में कि क्योर रेट लिम्फोमा का बहुत अच्छा है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इवन स्टेज 4 में भी 90 से ज़्यादा जो है उसका क्योर रेट है। इसके अलावा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में जब से रिटक्सीमैब आई है, पहले इसका क्योर रेट 30% था और अब इसका क्योर रेट जाके 70-80% तक जो है वो पहुंच चुका है। तो लिम्फोमा हाईली ट्रीटेबल डिजीज़ में आती हैं। ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं और उनको डिफ़िकल्टी होती है अपने डेली वर्क रूटीन को परफॉर्म करने में, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि अपना डेली रूटीन कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो पहले कुछ डेज़ होते हैं आफ्टर कीमोथेरेपी वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। पेशेंट को रेस्ट की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट नेक्स्ट साइकिल से पहले जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं और उस दरमियान अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, कीमोथेरेपी के एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि पेशेंट की भूख कम हो जाती है, एपेटाइट का लॉस होना। तो पेशेंट कम खाते हैं तो हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि वो कम खाएं और वक्फे से खाएं।
और अगर तो वो खा नहीं सकते तो जो भी डाइट लें वो हाई कैलोरी डाइट हो, उनमें प्रोटीन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो, तो इस किस्म की डाइट हो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। तो इस सूरत-ए-हाल में हम उनको एक डाइटिशियन के पास भी जो है वो भेज सकते हैं कि वो उनको हेल्प आउट करें कि क्या डाइट उनको लेनी चाहिए। लेकिन हेल्दी जो भी डाइट हो वो हेल्दी डाइट है, वही रूटीन में होनी चाहिए। मैसेज मेरा एंड में ये है कि लिम्फोमा हाईली क्यूरेबल डिज़ीज़ है, और अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी अनयूजुअल से लिम्फ नोड बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो उनका वर्कअप करवाना जो है वो ज़रूरी है। हर जो लिम्फ नोड जो गिल्टी बढ़ रही है वो लिम्फोमा नहीं होती है। हम पाकिस्तान में देखा जाए तो एक्यूट इन्फेक्शंस जो गले में किसी दांत के दर्द की वजह से या कोई स्किन इन्फेक्शन हो, कोई फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस हो, उस इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड बच्चों में या बढ़ जाते हैं। तो हर गिल्टी का बड़ा होना ज़रूरी नहीं है कि वो लिम्फोमा हो, लेकिन जो गिल्टी बढ़ रही हो, कुछ ही अरसे में बड़ी हो, पेनलेस हो, दर्द ना करती हो, तो उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। इसके अलावा टीबी मोस्ट कॉमन वजह होती है लिम्फ नोड के बढ़ने की, तो ये माइंड में रखना चाहिए। लिम्फोमा का डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ बायोप्सी से होता है, जिसमें जो बायोप्सी जो होनी चाहिए वो एक्सीजनल बायोप्सी होनी चाहिए, पूरी लिम्फ नोड निकाल के उसको देखा जाए, ना कि जो है वो नीडल डाल के एफएनएससी जिसको कहा जाता है वो उससे कम्प्लीटली लिम्फोमा का डायग्नोसिस नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ पे एक मिथ है कि बायोप्सी करेंगे तो ये लिम्फोमा या कोई भी कैंसर है वो फैल जाएगा। तो लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान जो है वो लिम्फोमा को तब तक डायग्नोसिस नहीं कर सकता जब तक कि उसको कम्प्लीटली एक्सीजनल बायोप्सी या एटलीस्ट कोर बायोप्सी से उसको देखा जाए। तो बायोप्सी ज़रूरी है, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। और पेट सीटी स्कैन और बोन स्कैन, आप अक्सर पेशेंट कहते हैं लिस्ट ऑफ जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशन लिखती हैं, बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। तो उन ब्लड टेस्ट को इसलिए करवाया जाता है कि ताकि बॉडी को कीमोथेरेपी के लिए प्रिपेयर किया जाए और स्टेजिंग की जाए, उसके लिए करवाए जाते हैं। तो लिम्फोमा क्यूरेबल है, और विद रीसेंट एडवांसेस इन थेरेपी, इवन अगर फर्स्ट लाइन को पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इवन इन सेकेंड लाइन में हम साल्वेज कीमोथेरेपी, बहुत इंटेंसिव कीमोथेरेपी दे के, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करके भी पेशेंट को क्योर की तरफ ले जा सकते हैं। इवन उसके बाद भी CAR T सेल थेरेपीज अब आ गई हैं जिससे कि पेशेंट को क्योर मिल सकता है।